सुबह का मेरा सभी को नमस्कार। आइए आज हम अपनी दूसरी इकाई की शुरुआत करते हैं। हमारी दूसरी इकाई है श्रव्य दृश्य माध्यम टेलीविजन और वीडियो। दृश्य माध्यम में भाषा की प्रकृति, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का सामंजस्य, पार्श्ववाचन मतलब वॉइस ओवर, पटकथा लेखन, टेलीड्रामा, डॉक्यूड्रामा, संवाद लेखन, साहित्य की विधाओं का दृश्य माध्यमों का रूपांतरण, विज्ञापन की भाषा और इंटरनेट की सामग्री, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि दृश्य श्रव्य माध्यम या साधन क्या कहलाते हैं। तो दृश्य श्रव्य साधन उन्हें कहा जाता है जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो जब हम बच्चों को अपने पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि टीएलएम क्या होता है, तो हमारा जो डिस्कशन होता है उसमें टीएलएम में एक दृश्य सामग्री होती है, एक श्रव्य सामग्री होती है। तो दृश्य और एक दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। तो दृश्य सामग्री कौन सी होती है? जिसे आप देख सकते हो, जैसे चित्र है, कलर भर के जो चित्र हमने डिजाइन किया वो दृश्य सामग्री होगी, उनके माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। अब श्रव्य सामग्री क्या होती है? तो वो जो आकाशवाणी चलती थी, जो रेडियो पे आप सुनते थे, जिसे आप सिर्फ सुन सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो, तो वो आपकी श्रव्य सामग्री हो जाती है। अब तीसरा आपका आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन आ जाता है? आपका टेलीविजन, कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप आपके सामने बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें मैं इस पे देख भी पा रही हूँ अपने आप को और बोल भी पा रही हूँ। तो जब आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे या इस लेक्चर को जब आप सुनेंगे, तो आप सुन भी पाएंगे और मुझे प्रॉपर देख। तो ये हो जाती है हमारी दृश्य शब्द। तो दूरदर्शन जो था, सर्वप्रथम जो हमारे सामने आया वो दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में दूरदर्शन आया। तो जो दूरदर्शन था वो बिल्कुल हूबहू पूरे विश्व का दर्शन कराने वाला था। अपनी गुणवत्ता और उपयोगिता और लोकप्रियता ने इसने समस्त संचार माध्यमों को पीछे धकेल दिया था। किसने? दूरदर्शन। आकाशवाणी में समाचार को सुदूरवर्तों या दूर क्षेत्रों में बैठकर सिर्फ सुनने का मौका आपको मिलता था, लेकिन दूरदर्शन ने क्या किया? वो न्यूज आपको प्रॉपर दिखाना प्रारंभ कर दिया, जो आप देखना चाहते थे। अगर रामायण आकाशवाणी या उस पर रेडियो पे बनती, तो क्या रामायण का उतना लुत्फ आप ले पाते जितना आपने दूरदर्शन के माध्यम से लुत्फ लिया? मुझे याद है अभी क्राइसिस कोरोना का जो चल रहा था, इस कोरोना के क्राइसिस में जब 2.5 महीने 3 महीने लगातार लॉकडाउन रहा कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, सब लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, तो जो दिल्ली दूरदर्शन की रामायण थी उसे पुनः प्रसारित उसे जब पुनः प्रसारित किया गया तो लोगों को करीब 2 घंटा 1 घंटा सुबह का निकल जाता था, 1 घंटा शाम को। तो जब इतनी टेक्नोलॉजी आपके सामने आ गई है, 2020 की टेक्नोलॉजी मान के चलिए, उसमें 1988 की रामायण आपको दिखाई जा रही थी और उसमें भी आप मंत्रमुग्ध, मतलब दूरदर्शन ने कितना ज्यादा अपने आप को डेवलप किया। ठीक है, उसकी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो समाचार प्रसार जैसी कमियों की वजह से आकाशवाणी पूर्ण होकर भी अपूर्ण था। समाचार है और आपके टीवी सीरियल्स है, इन सब में आकाशवाणी पूर्ण होने के बाद भी क्या था? अपूर्ण था। इस स्थिति में दूरदर्शन जैसे एक महान क्रांति का उद्घोषक सिद्ध हुआ, जिसने आकाशवाणी की कमियों और सीमाओं का परिहार किया। पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ 1920 में चित्र को वाणी देने का उपक्रम प्रारंभ। जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उसे वाणी भी देना है, उसका उपक्रम तैयार हुआ। पाश्चात्य देशों में वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ सर्वप्रथम 1920 में चित्र को वाणी देने का उपक्रम प्रारंभ हुआ। सन 1937 में सर्वप्रथम दूरदर्शन के कार्यक्रम बीबीसी ने प्रारंभ किया। भारतवर्ष में 15 अगस्त 1965 से नियमित रूप से 1 घंटे का दूरदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ। 15 अगस्त 1965। आरंभिक स्थिति में दूरदर्शन महानगरीय संस्कृति के अभिजात वर्ग के मनोरंजन का माध्यम था, लेकिन 84 85 86 तक आते आते दूरदर्शन से प्रसारित क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ राष्ट्रीय प्रसारण में जन समाज को मोह लिया। आज राष्ट्रीय एवं नेटवर्क कार्यक्रम को दूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए इनसैट
उपग्रह डिश एंटीना का प्रयोग किया जाने लगा है। अब दूरदर्शन में 15 चैनल स्थापित खुद के हो गए, जो इसकी लोकप्रियता में 4 चांद लगाने लगे। तो बच्चों देखो, जैसे जैसे हमने कहा ना, समय परिवर्तन होता रहता है, वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ती जाती हैं। दूरदर्शन पत्रकारिता की यदि हम बात करें, तो महाभारत में संजय ने धूल कर अपनी द्रव्य दृष्टि से युद्ध का सीधा प्रसारण किया। महाभारत में, महाभारत देखी सबने? महाभारत और रामायण दो तो ये सीरियल्स है, ना भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसे बने थे और न कभी भविष्य में ऐसे बनेंगे। जो हमने अरुण गोविल जी की रामायण देखी और जो महाभारत हमने देखी है संजय जी की, तो आज के भौतिकवादी लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मानना पड़ेगा कि दूरदर्शन आकाशवाणी से साफ रखने वाले संचार के माध्यम का विकास भारत में सबसे पहले हो चुका है। आज के युग में संचार माध्यम सबसे बड़ा माध्यम है, जिसके द्वारा आज मानवीय संवेदनाएं एकदम संसार के कोने से दूसरे कोने में प्रकट हो जाती है। और भावनाओं के इस समुद्र को उजागर करने में शायद आज उससे बड़ा सशक्त माध्यम दूरदर्शन से बड़ा कोई नहीं। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया आयाम तब जुड़ा जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ, टीवी जब आपके बीच में है। दूरदर्शन मीलों दूर बैठे किसी दृश्य घटना वस्तु का दर्शन पहले ही वीडियो या दूरदर्शन के माध्यम से आपको करा। हर माध्यम को अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। समाचार अखबार अपनी सीमाएं होती है, जैसे कुछ हद तक रेडियोज ने दूर किया और धीरे धीरे पत्रकारिता ने रेडियो पत्रकारिता से हटकर वीडियो पत्रकारिता पर काम करना प्रारंभ किया। पाश्चात्य देशों में उन्नति के साथ साथ भारत में भी इन सब चीजों की बहुत ज्यादा उन्नति हुई। जैसे 1 अप्रैल 1976 को सूचना एवं प्रसारण दर्शन कार्यक्रम दूरदर्शन के लक्ष्य निम्न लक्ष्यों को निर्धारित लेके किया गया। सामाजिक परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभाने को लेकर, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने को लेकर, इसके अलावा आपका जन सामान्य में चेतना जगाने को लेकर, परिवार कल्याण जनसंख्या नियंत्रण के संदेश को प्रसारित करने के लिए, कृषि उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए, हरित क्रांति पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, स्पेस क्रांति के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए दूरदर्शन का मोस्टली प्रयोग यहाँ पर हुआ। गरीब और निर्बल वर्गों हेतु सामाजिक कल्याण के उपायों पर बल देने के लिए, खूल खेल कूद में रुचि बढ़ाने के लिए, भारत की कला और सांस्कृतिक गरिमा के प्रति जागरूकता पैदा करते थे। भारत में रंगीन दूरदर्शन का जो सूत्रपात हुआ, वो 15 अगस्त 1982 से। 1982 में 15 अगस्त में पहली बार हमने जो है ना कलर्ड सिनेमा देखा था। जो आप समझ रहे हैं, पहले दूरदर्शन महानगरीय संस्कृति का विजात वर्ग के मनोरंजन साधन मात्र था। कला संगीत नाटक का प्रदर्शन होता था। सन 84-85 में यह देश के घर घर में पहुंचा। नेटवर्क कार्यक्रमों में संस्कृति साहित्य कला जीवन उपयोगी प्रसारण द्वारा जनता जनार्दन के मन को आकर्षित किया गया। दूरदर्शन समाचार विदेशों में वाचक का चेहरा कम से कम, कैमरा कवरेज अधिक से अधिक होता था। भारत में मेकअप में लिपि पोते चेहरों पर दृष्टि केंद्रित होती थी, लेकिन दूरदर्शन में नाटकीय तत्वों की अनिवार्यता आई। दूरदर्शन पर घटनाक्रम को देखना, समाचार को विश्वसनीयता को बढ़ाना, चित्रात्मकता या दृश्यात्मकता दूरदर्शन समाचार का प्राण तत्व है। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। अगर दूरदर्शन समाचार के निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। समाचार संक्षिप्त हो, कम से कम शब्दों का प्रयोग हो, वाक्य सरल हो, छोटे छोटे वाक्य हो, शब्द भी सरल चिर परिचित तथा सार्थक हो, समाचारों में नाटकीयता और क्रमबद्धता हो, बीच बीच में समाचार से संबंधित दृश्य अवश्य दिखाया जाए। दृश्यों से समाचार स्पष्ट तो होता है, उसकी विश्वसनीयता और आकर्षण में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार अगर हम यही बात करते हैं दूरदर्शन पत्रकारिता की, तो हम देखते हैं दूरदर्शन पत्रकारिता में लेखन एवं प्रस्तुतिकरण संबंधी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूरदर्शन पत्रकारिता में अग्रलेख, संकेत, पट्टिका लिखने और तैयार करने को लेखन माना जाता है। समाचारों के लिए अंकित करना, वीडियो बनाना, टेप रिकॉर्डिंग का कार्य करना, ये सब लेखक के कार्य होते हैं कहीं ना कहीं। एक लेखक बैठकर इन कार्यों को धीरे धीरे बनाता है। दूरदर्शन का श्रृंगार है कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। हमने अगर बात की आपसे रामायण की, तो 1 घंटे की रामायण में बहुत कुछ सीखने, मतलब
तुलसीदास जी ने जिस रामचरितमानस को लिखा है, वाल्मीकि जी ने जिस रामायण को लिखा है, उस रामायण को पर्दे पर कितना बखूबी अपनाया गया। मतलब वास्तविक चर मैं अभी एक दिन कपिल शर्मा का शो देख रही थी कुछ दिन पहले। अरुण गोविल जी बैठे हुए थे। तो कपिल शर्मा जी ने अरुण गोविल जी से पूछा नॉर्मली कि सर जब से आपने रामायण की उसके बाद की जो स्थिति है, वो आपको लेकर मन में लोगों की धारणा क्या है? तो लाइव मैं देख रही थी, उनको सुन रही थी वहां पर उस समय। तो अरुण गोविल जी का जवाब था उस समय पे कि कपिल जी, मैं एक बार एयरपोर्ट से आ रहा था। जैसे फ्लाइट से नीचे उतरा और एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो बहुत सारे लोग खड़े थे। एक देवी तो बिल्कुल हाथ में फूल वूल लिए और मेरे चरणों में गिर गई। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा अंदर से आ गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। मैंने उस महिला को उठाया, गले से लगाया, पूछा उससे कि माँ, मातृ समान थी मेरे वो जस्ट। माँ आप ऐसे बोली, मेरे श्री राम मुझे मिल गए हैं। तो लोगों के मन में जो धारणा थी, वो दूरदर्शन ने इतने अच्छे तरीके से लाके दी कि उसका उद्बोधन करना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं। अभी मैंने कुछ समय पहले वो भी देखा, आपका क्या कहते हैं उससे, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी श्री राम की, बाल रूप के श्री राम की मूर्ति की प्राण। उसमें अरुण गोविल जी और आपके लक्ष्मण जी जो बने थे और दीपिका जी जो सीता जी बने थे, वो तीनों लोगों को विशेष गेस्ट के रूप में बुलाया। तो लोगों की जो संवेदनाएं उनके प्रति थी, वो एक अलग संवेदना थी, और वो सब दूरदर्शन के कारण ही संभव हुआ। दूरदर्शन ने संवेदना को बढ़ाया है। दूरदर्शन ने वास्तविकता को जीना सिखाया है कि हम आज उस कैरेक्टर के बारे में जब भी सोचते हैं ना, श्री राम के बारे में, तो एकदम मन वैसे ही हमारा आह्लादित हो जाता है कि श्री राम की छवि जो होगी ना, वो इसी प्रकार। जबकि सिर्फ उस कैरेक्टर को करने वाले अरुण गोविल जी थे। उस कैरेक्टर को किया उन्होंने। श्री राम की जो रामायण थी, जो वाल्मीकि जी की रामायण थी, रामचरितमानस के जो राम थे, उस कैरेक्टर को उन्होंने फॉलो किया। लेकिन आम जन साधारण करोड़ों की जो समाज है, हमारा पॉपुलेशन है देश का, उसने अरुण गोविल जी को श्री राम मानने का प्रयास। तो ऐसे ही होंगे श्री राम, ऐसी ही होगी उस समय की परिस्थिति। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। अभी आप देखिए आदि पुरुष को देखिए। आदि पुरुष आपने देखा होगा शायद, देख के एकदम शॉक। अरे ये क्या बना दिया, जलेगी तो तेरे बाप की। इस तरीके के सेंटेंस मुझे नहीं लगता कि रामायण में आए हों। जब श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं और अपनी पूंछ के माध्यम से पूरी लंका में आग लगा देते हैं, तो स्टेटमेंट देते हैं, जलेगी अब तेरे बाप की। तो ये स्टेटमेंट नहीं थे। जो सादगी हमने रामायण में 1986 में देखी, जो 85-86 में देखी, वो थी दूरदर्शन। हम उस दूरदर्शन पर यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। वो था आपका दूरदर्शन। उसके दर्शन की क्षमता से पूर्ण सरकार पत्रकार की दूरदर्शन पत्रकारिता निपुण हो सकती है।